नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। आज हमारे साथ खास बातचीत में एक ऐसे मेहमान हैं जिनको एक सही ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े महानगरों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बतौर एक पुलिस अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना अभी तक का जो इनका कैरियर था उसमें इन्होंने कई प्रमुख नगरों में, कई महानगरों में इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया है। इसको लेकर एक अलग पहचान बनाई है। रीवा में सर आपका आना हुआ, रीवा को लेकर क्या अनुभव था? नहीं, रीवा एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छा ज़िला है। थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस की प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे उसको ठीक करने के प्रयास प्रशासनिक स्तर पे, वरिष्ठ स्तर पे, हमारे स्तर पे जारी है। अच्छा, रीवा में सर आपका आना हुआ, इससे पहले आपने कई महानगरों में काम किया। अभी भी कहीं भी अभी हम देख रहे थे कि अमित शाह जी आए थे तो आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई। तो एक जो आपका जो अनुभव रहा, क्या उसका सही से फ़ायदा रीवा को नहीं मिल पाया? क्योंकि रीवा में सर अभी भी अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और जो ट्रैफिक सिग्नल जो लगे हैं, जो भी संसाधन है, उसका उपयोग इस हिसाब से नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है किस में कमी है? क्या लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर वो अनुभव आप रीवा को नहीं दे पाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जब से मेरी तैनाती है, आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल पालन या ट्रैफिक सेंस की बढ़ोतरी में लगभग हम 90% पर पहुंच गए हैं। यदि ट्रैफिक सिग्नल में एक टाइम पे रेड लाइट पे अगर 50 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और 2 लोग जंप कर रहे हैं, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, तो मैं इसको अब अपनी उपलब्धि मानने लगा हूं कि जहां 50 गाड़ियों में 40 गाड़ी पालन नहीं करते थे, आज ये स्थिति है कि 48 लोग पालन करते हैं, 2 नहीं करते हैं। उन 2 लोगों को चिन्हित किया जाता है। अभी चालान स्टेज नहीं लाई गई है, जो अगले 1-2 महीने में यदि ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। और उनको बताना है मुझे कि रेड लाइट जंप ट्रैफिक पुलिस की कोई निजी व्यवस्था नहीं है, ये आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। ये हम बताने को आपके चैनल से, मीडिया से प्रयास कर रहे हैं और सफलता दिख रही है। सर, भारतीय जो ट्रैफिक कानून है, उन जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार एक तय सीमा के आवाज़ वाले वाहन चल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप मॉडिफाई करा के और हैवी साउंड वाले जो वाहन चल रहे हैं, इन पर सही से कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जबकि महानगरों पर तुरंत चालान काट दिया जाता है। क्या अंतर आप समझते हैं? क्या प्रमुख वजह होंगी? नहीं, कोई वजह नहीं। आप क्या है कि यहाँ स्टूडियो में मैं अपने फिगर नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, मगर डे बाई डे हमारे फिगर हैं। हमारे नए एसपी साहब श्री नवनीत भसीन साहब आए हुए हैं, जब से उन्होंने फोकस किया बुलेट पे मॉडिफाइड साइलेंसर। नियर अबाउट 10 से लेकर 12 साइलेंसर हमारे थाने में कवाड़ के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई चल रही है। पुलिस विभाग या कहें तो यातायात पुलिस जो है वो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाती है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या फ़ायदे हुए हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअल में एक सिंबॉलिक समय होता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा माह, ये एक ऐसा एक वर्ष के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे ये चालू होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि हम अब साल भर कैसे ट्रैफिक नियमों को पालन करें। तो एक मैसेज देना, एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार करना है कि रोडों की उपभोक्ता रोड का उपयोग कैसे करें। अच्छा, रीवा में आपको क्या चुनौतियाँ दिखती हैं फील्ड में? ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात हो या कि लोगों से अपेक्षा की बात हो कि एक जन सहयोग से हम एक ऐसी जागरूकता फैलाएं जिससे कहीं ना कहीं ये चर्चाएं होती हैं। ये जो पखवाड़ा की बात की आपने, सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात की, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़े बदलाव ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो लेकिन पुलिस भी जो है वो आम जनता के से जो राय मशवरा लेकर और आम जनता के सहयोग से आगे बढ़ती है। कहाँ पे कमी दिखाई देती है लोगों में, कि लोगों में समझ की कमी है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं? इसमें थोड़ा विस्तृत जाऊंगा मैं। हमारी जो रीवा ज़िले की प्रशासनिक टीम है, जिसके मुखिया कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, नगर निगम आयुक्त हैं, ट्रैफिक पुलिस है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक है, PWD है, NH है, नगर निगम है,
ये एक एक्चुअल में क्या ये जब ट्रैफिक की बात आती है तो केवल ट्रैफिक पुलिस पिक्चर में आ जाती है। लोगों के मन में ये आता है कि ट्रैफिक पुलिस कर रही है या नहीं कर रही, जबकि ट्रैफिक पुलिस के लिए और मैं आपको डिटेल में करता हूँ। ये हमारा 4E बेस्ड कार्यक्रम है। 4E में फर्स्ट E जो है एजुकेशन का है। एजुकेशन से मतलब बच्चों को स्कूलों में, बच्चों को उनके माँ बाप द्वारा ट्रैफिक नियमों का बेसिक चीज़ें उनको बताना चाहिए। स्कूलों में पाठ्यक्रम की बात चल रही है, अभी शासन स्तर पे स्कूलों में ट्रैफिक एजुकेशन लिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि हम रोड यूज़ कैसे करें, लेफ़्ट टर्न हो, राइट टर्न हो, स्पीड हो, सिग्नल हो, जेब्रा क्रॉसिंग हो, एवरीथिंग। फिर सेकंड E जो आता है, जो 4E की बात करी मैंने, सेकंड E आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग के संबंधित विभाग हैं, जो रोड बनाएंगे, रोड चौड़ी करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, MPV होगा, कहाँ पोल लगने से कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आपका नगर निगम होगा कि ट्रैफिक साइनेज कैसे लगाए जाएं, ट्रैफिक सिग्नल कैसे लगाए जाएं। तो फर्स्ट आपने देखा एजुकेशन है, दूसरा इंजीनियरिंग है। थर्ड जो एक नई E ट्रैफिक सेंस के मामले में डेवलप हुआ है वो एथिक्स का है। एथिक्स का जो हमने समझा है कि लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आना है, उनके घरों से निकल के आना है। पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे, पढ़े लिखे समाज के बच्चे, उनका काम यह है कि हम ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करके दूसरे को असुविधा ना पहुँचाएँ। स्कूलों से भी सीख सकते हैं, समाज से भी, मोहल्ले से भी, सीनियर माँ बाप से, बड़े भाई बहन से। फोर्थ आता है इन्फोर्समेंट, कि जब ये 3E का आपने पालन नहीं किया तो चौथा हम आपका शासन का नियम है उसके मुताबिक चालानी कार्रवाई इन्फोर्समेंट होगा। आपकी गाड़ी को टो करेंगे, क्रेन से उठाएंगे, या जो भी निर्धारित मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई उसमें की जाएगी। विडंबना यह है कि कोई भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम जब भी दिखती है तो लोगों को ट्रैफिक पुलिस या पुलिस का फॉल्ट दिखने लगता है। तो धीरे धीरे ये फॉल्ट को लोगों में आ रहा है। अभी हमारे कलेक्टर साहब, SP साहब अथक मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रशासनिक ड्यूटीज़ के अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक टीम बना के नगर निगम की, PWD की सारी टीमों को रोडों पे निकाल रहे हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ हो रहा है और रीवा का जो चैलेंज था वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। अच्छा, जो एक काम करने की जो बात होती है, आपकी कई लोगों से बात होती होगी, फील्ड में आप रहते हैं, कई फ़ोन भी आते होंगे, कई सिफारिश के लिए फ़ोन भी आते होंगे कि साहब हमारी ये गाड़ी छोड़ दीजिए। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से चालानी कार्यवाही एकाएक तेज होती है, जैसे कहीं पे हो गई, कहीं पे नहीं हुई, तो उसको रूटीन में रोज़ाना उसको करने की ज़रूरत होती है। जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख क्योंकि जब सिरमौर चौराहे में आप जाएंगे तो सिरमौर चौराहे में आप देखेंगे कि वहाँ पर पुलिस के रहते हुए कई बार सिग्नल तोड़कर लोग निकल जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जो उद्देश्य है यातायात पुलिस का वो अपने उद्देश्य से भटक गई है, या कि फिर जब ऊपर से निर्देश आते हैं तभी मात्र ये कार्यवाहियाँ होती हैं, या फिर ये जनता के सहयोग पर आधारित होता है? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला कि अभी बोला था कि 4th E जो है इन्फोर्समेंट, आपका व्यू भी केवल पुलिस पे जा रहा है। हाँ, पुलिस पे नहीं जाना है हमको। आम आदमी अपने किसी काम से जा रहा है, मेडिकल किसी व्यवस्था के लिए जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, या उसको तत्काल कहीं ऑफिस में पहुंचना है, वहाँ पे इन्फोर्समेंट बहुत अच्छा मुँह नहीं माना गया है। इसमें जो तीसरा E है एथिक्स, हमें खुद जागृत होना है। और हमारे प्रयास, जो हमारे प्रशासनिक प्रयास हैं, जो हमारे पुलिस मुख्यालय के प्रयास हैं, वो टोटल एथिक्स पे ही डिपेंड है कि पुलिसिंग कम हो। आपने विदेशों में आप देखिए, आपको मध्य प्रदेश में, भारत में चौराहों पे पुलिस मिल जाती है, मगर आप जैसे हम लोगों को फिल्म देखने का मिला, मुझे UN में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पुलिस नहीं रहती। रोडों चौराहों पे पुलिस फालतू, गवर्नमेंट अपनी तनख्वाह देके पैसा, वो सर्विलेंस सिस्टम है, एथिक्स सिस्टम है। उस स्टेज पे हमें आना है। लोग, आपको दिख रहा है कि वर्दी वाला खड़ा है, लाल लाइट, हम कितने लोगों के पीछे दौड़ेंगे? हम केवल उतने, हम एक झुंड को एडुकेट करने के चक्कर में लगे है हमारा फोकस
कि हम एजुकेट करें और लोग अपने आप से सीखें कि हमें जंप नहीं करना है। लेकिन सर महानगरों में कार्यवाही हो रही है, तुरंत चालान घर पहुंच जाता है। यहाँ पे भी अगले 2 महीने के अंदर आपको भाई चालान, वो मेरा जो फोकस है वो चालान घर पे पहुंचाना नहीं मेरा फोकस घरों में एक मैसेज पहुंचाना है कि आपका नौनिहाल, आपका पति, आपका पिता, आपकी बेटी सुरक्षित घर आ जाए। मैं चालान फोकस नहीं हो सकता, ना ही हमारे लिए कोई टारगेट मिलता है कभी। ये भी एक बता दिया जाए कि हमको पुलिस मुख्यालय, हमारे बॉस से, एसपी साहब से, आईजी साहब से, एडीजी साहब, कोई चालान का फोकस नहीं मिलता कि हमको आज पर डे इतने चालान करना है। चालान नहीं बनता, हमारे लिए व्यवस्था बनती है। मेन जो ट्रैफिक का काम है, जो हमारी परिभाषा है, हम जिस पे बेस्ड हैं, शासन, नगर निगम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने जो हमको रोड दी है उसमें सुगम यातायात बना रहे, कोई जाम में ना फंसे, फ्लुएंट अपने कामों में जाए, देश की प्रगति करे। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है हमारे काम की। रीवा शहर के सवालों पर आते हैं। सर, रीवा में कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा के अलावा भी कई ऐसे चौराहे हैं, और उन चौराहों का अगर नाम लिया जाए तो खन्ना चौराहा, सुभाष चौक, अस्पताल चौक, गुड़ चौराहा, इसके अलावा भी कई चौराहे हैं। उन चौराहों में अभी तक ट्रैफिक सिग्नल कहीं कहीं नहीं लगा है। तो इसको लेकर आगे आपकी क्या कार्य योजना होगी? आप किस तरह से आगे इन पर काम करेंगे? आप देखिए, अभी पिछले वर्षों में एक फ्लाईओवर नया बस स्टैंड पे बना, एक फ्लाईओवर सिरमौर चौक पे बना, बिल्कुल, एक फ्लाईओवर अंतिम का निर्माण ही पूर्ण हो चुका है रेलवे स्टेशन पे। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासन है, उन्होंने जो निर्णय लिया उसके मुताबिक अभी जो रथेरा से लेके वो रेलवे स्टेशन, मैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मगर मैं चैलेंज करता हूँ कि रथेरा से लेके रेलवे स्टेशन अगले 2 महीने के बाद 5 मिनट का ट्रेवल बचने वाला है। ये इस रीवा की उपलब्धि है। इस रीवा के जिन जनप्रतिनिधियों ने ये सोच बनाई है, जो बहुत ही उच्च स्तरीय। अब रही आपकी जो आपने पॉइंट बनाए हैं, धुबिया टंकी, खन्ना चौराहा, इस पे भी काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये टाइम टेकन वर्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी शासन का काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। उसकी प्लानिंग भी लोग प्रशासन के पास, जनप्रतिनिधियों के पास है। जितना अच्छा जनप्रतिनिधि, जितना अच्छा प्रशासन रोड देगा, उतना अच्छा ट्रैफिक पुलिस अच्छी दिखने लगेगी, उतना अच्छा जनता को सुविधा हो जाएगी। यातायात पुलिस को बाकी जो प्रशासन के लोग हैं, बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं, कितना सहयोग मिलता है उनसे पुलिसिंग में? 101% सहयोग मिलता है। यदि मेरा कोई सबऑर्डिनेट, सब इंस्पेक्टर, टीआई या जो भी अगर सीटी बजा के बड़े जोर से बोलता हटिए भाई साहब, तो वो आवाज़ ज़रूर उसकी होती है, मगर पावर हमारे सीनियर्स का होता है। अच्छा, दूसरा सर में ये एक सवाल है कि जो संजय गांधी अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल में इमरजेंसी केसेस जाते हैं, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में जाने का जो रास्ता है, उधर से आप धुबिया टंकी वाला रास्ता लीजिए, या कि इधर से आप वो खन्ना चौराहा वाला, ये जय स्तंभ चौक से वो लीजिए, अमहिया वाला लीजिए, ये सारे रूट बहुत व्यस्त हैं। कोई एक ऐसा कार्य? देखिए, अभी हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के दोनों गेटों को बिल्कुल फ्री जोन बनाया है। वहाँ पे एक हाथ ठेला भी नहीं गेटों पे खड़े होने दिए जा रहे हैं। उन अफसरों की यही सोच है कि हमारा मरीज इमीडिएट डॉक्टरों के पास पहुँचे और अपने स्वास्थ्य के सही लाभ ले सके। रही आपकी जो आप रोड बता रहे हैं, मैया रोड है, खन्ना चौराहा है, बहुत व्यस्त रहते हैं। एक्चुअल में ये पुराने वसाहत के क्षेत्र हैं, इनमें बड़ा काम चल रहा है। एकदम किसी प्रकार से उठा के, कोई बुलडोजर चला के किसी को व्यवसाय को, उनके घरों को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बराबर में अभी आपने देखा हो कि एक सेंट्रल एकेडमी के बाजू से करैया मंडी की रोड निकल रही है, जो स्टेशन जा रही है। ये विकास की गति है, जो एक अभी विकास की जो गति थी वो अब बिल्कुल तेज हो गई है। थोड़ा सा टाइम लेगा रीवा, मगर रीवा एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था का शहर बनेगा। मेरी उम्मीद है कि अगले 2 सालों में रीवा, अभी आप तुलना करें रीवा संभाग में तो सतना को बहुत प्रायोरिटी मिलती थी, सतना अच्छा है,
मगर अब सतना के लोग रीवा की ट्रैफिक या उसको देखने लगे हैं, फ्लाईओवर देखने लगे हैं, चौड़ी रोडें देखने लगे हैं। तो टाइम टेकन वर्क है ये इसमें, मगर ये है कि उम्मीद है कि ये अच्छा हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। सर आपने ऑटो के रूट निर्धारित किए, ऑटो के रूट निर्धारित हो गए कि वो अलग अलग रूट से जाएंगे और जाम की स्थिति जो बनती थी उससे इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि ऑटो वालों की एक समस्या एक बनी हुई थी, उनका भी एक उससे रोजगार है, तो उनको एकदम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो रूट तय किए गए थे कि उससे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, जन दबाव कम होगा, सड़क पर जो हम चाह रहे थे कि जिस तरह से सुगम यातायात होगा, क्या आप उस दिशा में कामयाब हो पाए हैं? क्या अब जाम नहीं लगता है? क्या अब ऑटो वालों की वजह से परेशानी नहीं मेरे कह देने से ऐसा लगेगा कि मैं एक विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो उसकी बात कर रहा हूं। आप स्वयं निकलिए और लोगों को, जो लोग इस बात को सुनेंगे वो भी देखें। ऑटो के अंदर जो रूट लिखा है, जैसे रथेरा से लेके रेलवे स्टेशन लिखा है, यूनिवर्सिटी से लेके रेलवे स्टेशन लिखा है, आपको 95% ऑटो उसी स्लिप को चिपकाए हुए मिल रहा है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की और ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धि माना जावे। रहा ये बात कि ऑटो इस शहर में संख्या अधिक है, इसलिए आपको दिखता नहीं होगा कि ये क्या हो रहा, मगर आप मेरे इंटरव्यू के बाद, मेरे बोलने के बाद, यदि आप किसी भी रोड पे निकलें, उस रोड पे जो स्लिप चिपकी है वही ऑटो उस रोड पे चल रहा है। ये हम इसको 101% अपने सर हम गए थे सर, देखा था हमने सर, वो स्थिति जो है कि वो कहीं भी चलने के लिए तैयार रहते हैं, ऑटो वाले कहीं भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा ये है कि अभी भी बहुत सारे जो ऑटो वाले हैं उनका रूट तय नहीं हो पाया है, तो नहीं, ये प्रक्रिया अभी चालू है। अच्छा। अभी लगभग हमने 4000 ऑटो को अपने उसमें इनरोल्ड किया है, और ऑटो जो रोड पे ऑटो है संख्या तो 8-9 हज़ार के पास है, लगभग 1000 ऑटो करीबन बचा है। वो ऑटो या तो अभी कुछ दिनों से उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो या तो वो ऑफ रोड थे, घरों में थे, मगर हमारा डे बाय डे, हमारा मतलब सिरमौर चौक पे ये मुहिम चली रही है, और ये भी हमारी मुश्किल से 15-20 दिन की मुहिम बची है। ये हम पर डे 50-60 ऑटो इनरोल्ड कर रहे हैं और उनमें स्लिप चल रही है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस महकमा जिस तरह से काम कर रहा है, प्रशासन के वो अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप जनता से किस तरह का सहयोग चाहते हैं? एक आखिरी मैसेज या आखिरी सवाल भी है हमारा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप किस तरह से जनता का सहयोग चाहते हैं? एक जो आपने बात कही बार बार, जिसमें किस ग्रेजुएट होने की बात और जिस तरह से एक जागरूकता की बात रही, तो आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा कि बढ़ चढ़कर लोग आपका साथ दें? एक आंकड़े की बात करते हैं, आपने जो अपील हमसे कराना चाहिए, अभी कोरोना में रीवा में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, आप बताइए। कितने लोग कोरोना इतना हाई तौबा, और इतना कितने लोग, मेरा ख्याल है रीवा में 100 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई होगी पिछले 2 फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। सही है क्या? हाँ सर, मैं एक मतलब कोरोना से याद आया, नहीं मैसेज जो, अच्छा कोरोना से याद आया सर, कोरोना का जब पहला केस जब रीवा में आया था, वो दिन हमें बहुत अच्छे से याद है। हम मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज हुआ करती थी उस समय, अगर एक केस आ गया कहीं से तो शायद कुछ कैदी थे, उनको लाया गया था। तब पुलिस महकमे में एक दबे जवान में ये हुआ कि बाकी के जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें कोरोना का इस तरह से डर था कि वो लोग कहीं ना कहीं पीछे जा रहे थे। तब एक नाम उभर कर सामने आया कि मनोज वर्मा जी, तो आपने वो पूरी उनको अस्पताल पहुंचाने से लेके उनको भेजने तक वो पूरा काम किया। तो आपका वो जुनून जो हमने देखा वो आप बहुत अच्छा लगा। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था उस वक्त, क्या कहानी अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, वो पुरानी बात हो गई, और पिछले सीजन की बात थी। कोरोना का इतना ज़्यादा लोगों में भय बैठा हुआ था कि वो मुलजिम थे और मुलजिम के पास भी जाना नहीं चाह रहे थे। हमारे सारी टीम थी, सीनियर एसपी साहब थे, एसपी हमारे खुद जाने को तैयार थे कि जो काम सब इंस्पेक्टर का मैं कर दूंगा। तब उस बीच में निकल के मैं आया था, और जो प्रोसेस होती है, मुलजिम थे, भाग ना जाएं, हैंडकफ लगाना है या उनको डॉक्टर के हैंडओवर करना था। तो एक नॉर्मली जो होना होगा, पुलिस के यहाँ से जॉब है चैलेंजिंग,
और वो किया और मुझे कुछ हुआ नहीं। यही हमारा डर सर रहा होगा कोरोना का, क्योंकि उस समय जो कोरोना का नाम ही था दिन भर नहीं, उसकी देखिए पढ़े लिखे होने का लाभ था। कोरोना का भय बहुत जम के व्याप्त था लोगों में, मगर जो उसकी प्रिकॉशंस थे, पीपी किट पहना था मैंने, हेलमेट पहना था, हैंड ग्लव्स पहना था। कोरोना ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टाइम कोरोना के बारे में लोगों को नहीं पता था, मगर इतना तो मालूम था कि पीपी किट, हैंड ग्लव्स, मास्क लगा के रहेंगे तो आप उनसे वो रहेंगे। थोड़ा सा फिर उसके बाद मुझे भी डर लगा, तो मैंने अपना पीपी किट बाहर डस्टबिन में डाला, अस्पताल के बाहर। घर गया तो घर में अंदर नहीं गया, बाहर से ही नहाया। तो मगर ड्यूटी तो करना थी तो की, और उसमें कुछ हुआ नहीं। ये पीरियड था। मेरी जो बात मैसेज की आप कर रहे थे, हाँ वो मैसेज सर, मेरा ये सवाल है कि दोनों कोरोना फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो बात हुई, जिनसे अपन ईश्वर कृपा से गुजर के आज इंटरव्यू स्टेज पे बैठे हैं। हाँ, कोरोना तो सर आपको भी हुआ था। हाँ, पॉजिटिव मैं भी रहा, मगर आज अपन अपने प्रिकॉशंस और गवर्नमेंट की गाइडलाइनों का, वैक्सीनेशन का ये लाभ अपन ने लिया और आज अपन जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। मेरा ये सवाल था कि दोनों फर्स्ट फेज सेकंड फेज में 100 लोगों की मृत्यु हुई। 100 लोगों में लगभग 60 से 65 लोग बुजुर्ग थे जो उम्र दराज थे। वो उस कोरोना के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट नहीं झेल पाने के कारण स्वर्गवासी हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 20-25 लोग जो थोड़े से लापरवाही के कारण डॉक्टरों के पास नहीं जाना, वैक्सीनेट नहीं कराना, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर 360 लोग पिछले वर्ष सड़क एक्सीडेंट में मारे गए। 360 लोग इसी रीवा जिले में जी। कोरोना जैसा ना बजट है, ना एडवर्टाइजमेंट है, ना है। तो आप कोरोना से भयानक बीमारी हमारी रोड दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि कोरोना को देखिए, कोरोना में भाई भाई का सहयोग नहीं दिया, पिता पुत्र का नहीं दिया। आज हम इस रोड को इतना कैजुअल क्यों ले रहे हैं? हमें कोरोना जैसे लेवल पे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। सिंपली ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, स्पीड कंट्रोल रखना है, पार्किंग कंट्रोल रखना है, हेलमेट का उपयोग करना है, 4 व्हील वाले सीट बेल्ट का उपयोग करें। यही मेरी अपील है और यही जान की रक्षा के लिए एक मंत्र है। तो ये थे हमारे साथ पुलिस अधिकारी मनोज वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया और रीवा की यातायात व्यवस्था पर हमारे सवालों के उत्तर दिए। और आपसे जो उन्होंने अपील की है, उम्मीद है कि आप उन अपील पर गौर करेंगे। और जिस तरह से पुलिस दिन रात आपके लिए तत्पर रहती है और 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहकर काम कर रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको भी सहयोग करना ही चाहिए। धन्यवाद।